हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग फिर से बात कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 10 की। लेक्चर नंबर 9 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 10 में हम लोग आज न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे जो कि रिलेटेड होगा थर्मल एक्सपेंशन से। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन की सारी थ्योरी, सारे जो फार्मूलेज थे वो आपने देखे, तो उसके आधार पर देखिए सवाल किस तरह से रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दैट ऑफ ए ब्रास रॉड। दो रॉड है, एक स्टील का है एक ब्रास का है। स्टील वाला जो 5 सेंटीमीटर ज्यादा लॉन्गर है देन ब्रास रॉड। कहता है इफ दिस डिफरेंस इन देयर लेंथ इज टू रिमेन द सेम। कहता है ये जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए, डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए एट ऑल टेम्परेचर्स। है ना, आप टेम्परेचर कितना भी चेंज कर दो, ये जो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है बिटवीन स्टील रॉड एंड ब्रास रॉड, ये आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो फिर फाइंड करना है हमको लेंथ ऑफ ब्रास रॉड। अल्फा फॉर स्टील और अल्फा फॉर ब्रास आपको दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल केस है दोस्तों। आपको याद होगा कि केस 1 में हम लोग यही डिस्कस किए थे, फर्स्ट वाला एप्लीकेशन, कि जब भी आपको दो रॉड्स के डिफरेंस टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो तो ये कंडीशन आ जाता है L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। ठीक है, अब इसमें 1 मान लीजिए स्टील का था तो LS अल्फा S, और सेकंड मान लीजिए ब्रास का है तो LB अल्फा B बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप LS निकाल सकते हो। LS निकाल लिया, कितना आ गया, अल्फा B बाय अल्फा S इंटू LB। अल्फा बी अल्फा एस आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये हो गया अल्फा बी, ये हो गया अल्फा एस। तो ये वैल्यूज आप पुट करेंगे इंटू एल बी, और इससे क्या बन गया, ये कैंसिलेशन हो गया 10⁻6, और ये 6 से कैंसिल करिए 3/2, तो 3/2 टाइम्स एल बी, तो एल एस इक्वल टू 3/2 टाइम्स एल बी हो गया। और दूसरा आपको रिलेशन पहले दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है उनमें। ठीक है, मतलब कि एल एस इज 5 प्लस एल बी, यही कह रहा है कि स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो एल एस इज 5 प्लस एल बी। ठीक है, और एल एस आपने निकाल रखा है, तो यहाँ से 3/2 एल बी आप यहाँ पुट कर दीजिए, और फिर आप एल बी के लिए सॉल्व कर लीजिए, और आपको आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको खुद से बनाते रहें, ट्राई करते रहें। दूसरा देखिए, ऑन हीटिंग ए ग्लास ब्लॉक ऑफ 10,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि मिलीलीटर हुआ। कोई ग्लास ब्लॉक है, उसको अगर आप सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में ही हम लोग नापते हैं। सो 10,000 क्यूबिक सेंटीमीटर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस हीटिंग करा है। ग्लास ब्लॉक है आपके पास, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको आपने 25 से 40 डिग्री सेल्सियस पर आप ले गए, टेम्परेचर को आपने बढ़ाया, तो कहता है इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 4 क्यूबिक सेंटीमीटर से इसका वॉल्यूम जो है वहाँ पे बढ़ जाता है। तो कहता है डिटरमिन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास। तो देखिए लीनियर, तो वॉल्यूम का डेटा दिया है और लीनियर एक्सपेंशन मैंने अल्फा पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम का डेटा दिया है तो उससे गामा तो निकल जाएगा ना, और गामा निकल जाएगा तो अल्फा निकालने के लिए क्या करना है, गामा बाई 3 करना है। तो यही है जो गिवन है लिख दिया। इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री, 40-25, चेंज इन वॉल्यूम आप देख सकते हो वो दिया हुआ है 4। तो फार्मूला है गामा का आपका डेल्टा वी बाई वी नॉट इंटू डेल्टा थीटा, चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर, यही है गामा। तो जो डेटा दिया है हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये वाला आपका गामा निकल गया, और अल्फा निकालना है तो गामा बाई 3 कर देना है। तो इसको निकाल दोगे तो 4/45 10⁻4, इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशंस आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी सवाल होते हैं ये सब सेक्शंस में, तो देखते जाइए, और भी है। चलिए बच्चों, इन सवालों को देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इन द बल्ब ऑफ ए थर्मामीटर इज 10⁻6 मीटर क्यूब। कोई थर्मामीटर है, उसमें अंदर में इस तरह से एक आपकी छोटी सी नली होती है जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, और एक छोटा सा बल्ब आपको इस तरह से दिया जाता है, अंदर में मरकरी भरा हुआ रहता है। आपका यहाँ पर टेम्परेचर गर्म होता है, तो फिर क्या होता है, ये टेम्परेचर जब राइज करोगे तो इसका एक्सपेंशन होगा, है ना, इसमें वॉल्यूम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो उसी पर सवाल है, कहता है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज 2 × 10⁻7 मीटर, ये वाला एरिया जो ऊपर का है। और इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस, कहता है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से आपने रेज किया, तो फाइंड द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम एंड गामा फॉर मरकरी दिया हुआ है। तो जो दिया हमने उसको नोटिस कर लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻7, वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम 10⁻6, चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड गामा फॉर एच जी 18 10⁻5 पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो जब आप इसको गर्म कर रहे हो तो चेंज इन वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, वी नॉट गामा डेल्टा थीटा, यही फार्मूला है, इनिशियल वॉल्यूम गामा एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो सारी वैल्यूज को आप पुट करें, 10⁻6 गामा आपने यहाँ पे रख दिया, और डेल्टा थीटा 100, सॉल्व करेंगे 18 10⁻9 मीटर क्यूब, ये आ गया। अब क्या होता है कि इसी पूछ रहा है कि इंक्रीज इन लेंथ बताइए। तो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल कैसे दे सकते हैं, तो जो भी चेंज इन वॉल्यूम होगा
वो लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू चेंज इन लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू चेंज इन लेंथ। आप जानते हैं वॉल्यूम क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू चेंज इन लेंथ, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज फिक्स्ड। तो चेंज किस में होगा, लेंथ में, तो डेल्टा एल निकल जाएगा, डेल्टा वी बाय ए, सिंपल है। और उसके डेल्टा भी आप पहले निकाल चुके थे, 18 इंटू 10⁻⁹ और डिवाइड कर दीजिए आपका ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁻⁷, तो ये रख दिया और उसके बाद सॉल्व कर दिया, आपको आ जाएगा 9 10⁻2, मतलब 9 सेंटीमीटर का आपका चेंज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर सारी डेटा दिया हुआ था, डेल्टा भी निकाल लिया, और डेल्टा भी जब मालूम तो यहाँ से डेल्टा एल का फॉर्मूला डेल्टा भी बाय ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, पुट करेंगे, सॉल्व हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए क्लॉक विच कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर वो करेक्ट टाइम देता है, पेंडुलम क्लॉक की बात हो रही है, इज सब्जेक्टेड टू 40 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर देखिए 40 हो गया, मतलब समर कंडीशन की बात आ गई। इफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द पेंडुलम इज गिवन 12 इंटू 10⁻⁶, अल्फा की वैल्यू दे रखी है इसने, तो कहता है हाउ मच टाइम विल इट गेन और लॉस इन टाइम पर डे, मतलब एक दिन में कितने का लॉस या गेन होगा। तो पढ़ा है आपने, समर में जो रहता है क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ जाता है, स्लो हो जाता है घड़ी, और ये टाइम को लूज करता है ना, तो कितना लॉस होगा उसको आप हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू जितने टाइम के लिए निकालना है उतना यहाँ रख दीजिए। तो 1 डे के लिए निकालना है, 1 डे में बताया था आपको ये 86,400 और डिवाइड बाय 2 करोगे 43,200 हो जाएगा। सो 43200 अल्फा डेल्टा थीटा ये फार्मूला बनेगा, पर डे इतना सेकेंड का टाइम लॉस होगा। वैल्यू ऑफ अल्फा एंड डेल्टा थीटा दिया हुआ है, 20 से 40 किया था, सो चेंज इन टेम्परेचर भी 20 का हो जाएगा, और अल्फा वैल्यू दिया हुआ है 12 गुना 10⁻⁻6, तो यहाँ पे रख दिया, और उसके बाद इसको आप सॉल्व करिए तो इतना सेकंड निकल के आ जाएगा 10.368 सेकेंड, वही आपका जवाब हो जाएगा कि इतना सेकंड पर डे घड़ी जो है वो स्लो होता रहेगा। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी एक बार पढ़ें और वीडियो को पॉज करके और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या कहता है, ए सेकेंड पेंडुलम क्लॉक हैज ए स्टील वायर, यहाँ मैं आपको हिंट कर देता हूँ, सेकेंड पेंडुलम क्लॉक जो होता है उसमें एक टाइम पीरियड कितने का होता है, 2 सेकेंड का, अगर जरूरत पड़े तो यूज करना है। द क्लॉक इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री पर वो करेक्ट टाइम देता है। तो हाउ मच टाइम डज द क्लॉक लूज और गेन इन 1 वीक, तो देखिए पर डे का आप निकाल सकते हैं, और उसके बाद 7 से इंटू कर देंगे तो वो इन 1 वीक आ जाएगा। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो इंक्रीज टू 30 डिग्री सेल्सियस, पहले 20 था अभी 30 हो गया, मतलब चेंज कितने का हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस का। अल्फा वैल्यू दिया हुआ है, सेम फार्मूला चलेगा, तो सॉल्व करके आंसर बताइए फटाफट, फिर बनाता हूँ, मिलाइएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, तो वही वाला सेम पैटर्न है, अल्फा स्टील दिया हुआ है, डेल्टा थीटा आपका 20 से बढ़ा के 30 ले गया, तो 10 डिग्री का चेंज हो गया। और आप जानते हैं कि जो भी इस केस में लॉस ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ टाइम होगा वो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी टाइम, टी टाइम में आपको तो टी रखना है। आपको बताया था कि 80 अगर 1 डे रखिएगा तो 43200 आ जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा पर डे, 7 से इंटू कर दीजिए तो पर वीक बन गया है ना। बस अब इसी में आपको वैल्यू रख देनी है, अल्फा की वैल्यू 1.2 10⁻⁵ रख दिया, डेल्टा थीटा 10 रख दिया, और फिर आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना सेकेंड आपको आ जाता है। ये आपका पर वीक लॉस ऑफ टाइम बता गया है ना, तो बहुत ही ईजी है, ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 432 इंटू 84, वही बता गया। ठीक, अब आगे देखते हैं, इस सवाल को पढ़िए बच्चों। देखने में भले आपको थोड़ा लगेगा कि पता नहीं क्या दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें, सवाल के मीनिंग को आप समझे, तो आपको सब पता चलेगा कि गिवन क्या है और फिर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग फार्मूला क्या यूज करना है। देखिए जरा, कहता है एन एल्यूमिनियम सिलेंडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इस तरह से लॉन्ग है 10 सेंटीमीटर, विद ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज टू बी यूज्ड एज ए स्पेसर बिटवीन 2 स्टील वॉल्स, 2 स्टील वॉल है उसके बीच में ये स्पेस क्रिएट करने के लिए आपको ये इस तरह से लगाया हुआ है। एट 17.2 डिग्री सेल्सियस इट जस्ट स्लिप्स इन बिटवीन द वॉल्स, कहता है कि इतने डिग्री सेल्सियस पर ये जस्ट इसमें फिट होता है, ठीक है। व्हेन इट वार्म्स टू 22.3 डिग्री सेल्सियस, तो जब इतने पे टेम्परेचर जाता है क्या होगा, फैलना चाहेगा तो फिर ये दोनों एंड पर स्ट्रेस और फोर्स वगैरह डेवलप हो जाएगा। तो कहता है कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द सिलेंडर एंड द टोटल फोर्स इट एक्सर्ट्स ऑन ईच वॉल, तो स्ट्रेस और फोर्स दोनों आपको कैलकुलेट करना है, एज्यूमिंग दैट द वॉल्स आर परफेक्टली रिजिड एंड कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट, वो तो है। तो y वैल्यू यहाँ यंग्स मॉडुलस से याद रखिएगा, y यंग्स मॉडुलस, ना कि गामा नहीं समझिएगा, इसके यूनिट से भी पकड़ सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये y का यूनिट होता है यंग्स मॉडुलस का, जो स्ट्रेस का भी यूनिट बनेगा, प्रेशर का भी जो यूनिट होता है, और पास्कल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो 7 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया,
अल्फा एल्यूमिनियम के लिए दिया हुआ है 2.4 - 5 पर केल्विन। तो पर केल्विन हो, पर डिग्री सेल्सियस हो, सेम मीनिंग होता है। और आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब कन्वर्ट करना हो मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर मतलब 10⁻², और उसका पावर 2 है तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाता है। चलिए, गिवन क्या क्या था वो रख लीजिए आप। लेंथ था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, चेंज इन टेम्परेचर 22.3 हो गया है 17.2 से, माइनस किया तो 5.1 डिग्री सेल्सियस। सिग्मा निकालना है, एफ निकालना है, थर्मल स्ट्रेस निकालना है, थर्मल फोर्स निकालना है। थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला आपको दिया था वाई अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है, वाई अल्फा डेल्टा थीटा। वाई की वैल्यू रखिए, अल्फा रखिए, और डेल्टा थीटा जो 5.1 का चेंज, तो 5.1 मल्टीप्लाई कर दिया आराम से, 8.568 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको ये आ गया, ठीक है। स्ट्रेस इज लाइक प्रेशर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट बना। फोर्स के लिए बताया था सिग्मा इंटू ए, तो ए जो दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴, सो 20 इंटू 10⁻⁴, बाकी 10⁻6 था तो वो रख दीजिए, और 8.568 8.568 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आ जाएगा 1.7136 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से इतना ज़्यादा फोर्स यहाँ पर दोनों इन पर डेवलप हो जाता है। तो काफ़ी इजी है, अगर आप फॉर्मूला ध्यान से देखें क्या क्या दिया हुआ है उसको कलेक्ट करें और क्या मांग रहा है, तो आपको करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला अपने आप दिखेगा, वैल्यू को पुट करें, रिजल्ट ले आए, ठीक है। आइए बच्चों, ये एक छोटा सा सवाल पढ़ते हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। ए नॉन कंडक्टिंग बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस। कोई बॉडी है वो आपको लिक्विड में फ्लोट कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, विथ 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड। जैसे वुड का, लकड़ी का कोई टुकड़ा हो, इस तरह से फ्लोट कर रहा है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर, 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम जो है वो लिक्विड के अंदर है। तो आप अगर पूरे एक यूनिफॉर्म बॉडी मान लीजिए, एल लेंथ का था, तो L/3 लेंथ जो है 1/3 लेंथ वो आपका इस लिक्विड के अंदर है, जो इसके अपने वेट को, मास को संभाले हुए है, ठीक है। उसी तरह से कहता है कि अगर आप 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देते हो तो क्या होता है कि ये और अंदर डूब जाता है। क्यों ये अंदर डूब रहा है? क्योंकि लिक्विड जो होगा उसकी डेंसिटी कम हो जा रही होगी, लिक्विड फैल जा रहा होगा, तो फिर क्या होगा कि जो उस हिसाब से बायंसी फोर्स पहले जितना वॉल्यूम के हिसाब से लग रहा था अब उतने पे काम नहीं चलेगा, अब ज़्यादा वॉल्यूम के हिसाब से लगाना होगा तभी उसके वेट को संभालेगा। उसका मैंने एक्सप्लेनेशन इधर भी दिया है, हम लोग देखते हैं उसको। तो कहता है क्या कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये और ज़्यादा डूबना शुरू कर देगा, क्योंकि आप इसकी लिक्विड की डेंसिटी कम होती जाएगी। और उसी तरह से बात है, जब लिक्विड की डेंसिटी और बॉडी की डेंसिटी मैच कर जाएगी, एकदम बराबर हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से यहाँ पे सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, है ना। और थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करोगे तो पूरा फिर डूब जाएगा, एंड सो ऑन। अब देखिए, हाफ ऑफ बॉडी वॉल्यूम इन द लिक्विड, इस वाले पर। देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के लिए गामा वैल्यू पूछ रहा है, और हमको शुरू में नॉन कंडक्टिंग बोल दिया, जिसका मतलब हो गया नेग्लेक्टिंग द एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर ऑफ द लिक्विड। कंटेनर को भी नहीं हमको एक्सपेंड कराना है, नॉन कंडक्टिंग है तो ये बॉडी जो है इसका भी एक्सपेंशन कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ लिक्विड का कंसिडर करना है। तो ऐसे केस में देखिए क्या हो रहा है, जैसे हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करें कि जैसे कि कोई एक बॉडी था, टोटल लेंथ एल का था, L0 इसका अभी डूबा हुआ है ना, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अभी L0 हमारा हो गया इनिशियल इमर्ज लेंथ, और D0 हो गया इनिशियल डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, ओके। फिर L हमारा फाइनल इमर्ज लेंथ, आपने टेम्परेचर को कुछ राइज किया और ये और ज़्यादा डूब गया, तो L0 से बढ़ के L हो गया, और इस समय डेंसिटी जो होगी वो भी D0 से घट करके D हो गई होगी, फाइनल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यहाँ पे D मान लिया। अब देखिए दोनों ही केसेस में चूंकि ये फ्लोटिंग कंडीशन में है, इसका मतलब जो भी mg नीचे चलेगा, यहाँ पर भी mg, यहाँ पर भी mg, वो क्या होगा, यही बायंसी फोर्स के द्वारा बैलेंस किया जाएगा। और वो जो बायंसी फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? तो अगर आप लॉ ऑफ फ्लोटेशन को जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जितना पार्ट ये डूबा है ना, जितना पार्ट ये डूबा है, ठीक है, उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, और उतने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है उसका जो भी वेट रहा होगा ना, वो इस बॉडी के वेट के बराबर होना चाहिए, तभी ये बॉडी यहाँ पर इस कंडीशन में फ्लोट कर सकता है। दूसरे शब्दों में फिर से सुनिए, जो भी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा लिक्विड का, उसका जो भी वेट होगा वो बॉडी के वेट के बराबर होगा, तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, और इसीलिए, और क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम हो गई है, तभी आपका ज़्यादा वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी जो घटी हुई है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले के वेट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, कम लिक्विड ही डिस्प्लेस होगा, कम वॉल्यूम में ही आपको उतना वजन आ जाएगा, इसलिए वो इसको बैलेंस कर लेगा, एंड सो ऑन। तो इसी का कैलकुलेशन किया मैंने।
इमर्ज्ड वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, ए इंटू एल नॉट कह सकते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन और एल नॉट से गुना कर दिया, ठीक है। और यही होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के लिए डेंसिटी से बस वॉल्यूम में गुना करना है, तो डेंसिटी से हमने गुना कर दिया, ये इनिशियल कंडीशन हो गया। इसी तरह से फाइनल कंडीशन क्या हो सकता है, मतलब आफ्टर राइजिंग द टेम्परेचर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड यहाँ पर भी आपको देखना है वो कितना होगा, ए इंटू एल इंटू डी, ठीक है। चूंकि एल लेंथ इस बार अंदर चला गया है तो ए इंटू एल हो गया, ये डूबा हुआ वॉल्यूम तो उतना ही डिस्प्लेस लिक्विड, और उसके बाद इसकी अपनी जो भी डेंसिटी है डी वो रह जाएगी। अब देखिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से दोनों क्या करता है, दोनों ही इसी ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करता है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर हो गए तो ए एल नॉट डी नॉट इज ए एल डी, ठीक है। ए एरिया क्रॉस सेक्शन कट जाएगा और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं एल नॉट डी नॉट इक्वल टू एल डी, ठीक है। तो मतलब कि जो डूबा हुआ लेंथ और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होता है। डूबा हुआ लेंथ या फिर जो भी फ्रैक्शन आपका डूबा हुआ है वो और इनटू डेंसिटी, ये दोनों का मल्टीपल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो वही आपको इस तरह से लिख सकते हैं, एल नॉट डी नॉट इज एल डी, या फिर आप डी बाई डी नॉट कर दो तो एल नॉट बाई एल, इस तरह से लिख सकते हैं। अब एल नॉट क्या था, जो इनिशियल में डूबा हुआ था, तो आप इसको इनिशियल फ्रैक्शन या वॉल्यूम इमर्ज कर सकते हैं जो डूबा हुआ है, और ये एल हो गया जो फाइनल वॉल्यूम या फाइनल फ्रैक्शन आपका डूबा हुआ है वो कर सकते हैं। तो आपने एक फार्मूला यहाँ पे देख लिया, डी बाई डी नॉट इक्वल टू एल नॉट बाई एल, इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। इसी चीज कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि शुरू में एल बाई थ्री डूबा हुआ है, बाद में एल बाई टू है। तो शुरू में एल बाई थ्री है, कम डूबा हुआ है ना, बाद में एल बाई टू आधा डूब गया है, शुरू में 1/3 डूबा था सिर्फ। तो आप जान गए डी बाई डी नॉट इज वी नॉट बाई वी, वी नॉट हो गया हमारा इनिशियल वॉल्यूम इमर्ज इन द लिक्विड, और वी हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम इमर्ज इन द लिक्विड, ठीक है। तो वो एल बाई टू के हिसाब से आएगा, ये एल बाई थ्री के हिसाब से आएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम आएगा, खैर वो कैंसिल हो जाएगा चूंकि रेशियो की बात है। डी बाई डी नॉट में आपने पढ़ा हुआ है कि जो डी होता है वो डी नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा होता है। डेंसिटी आपको पढ़ाया गया है लिक्विड की, जब आप इसको हाई टेम्परेचर पर ले जाते हो तो जो डेंसिटी आती है नई वाली वो हो जाती है डी नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। तो उसको हमने यहाँ पे पुट किया, डी नॉट कट गया, 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, वी नॉट जो हो गया आपका शुरू में डूबा हुआ फ्रैक्शन तो 1/3, और बाद वाला 1/2 तो 1/2, ठीक है। और उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, 2/3 ऊपर चला गया, गामा डेल्टा थीटा इस तरफ, 1 माइनस 2/3 इस तरफ, तो 1/3, सो द गामा बिकम 1/3 टाइम्स डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा कितना था 105 माइनस 25 तो 80, तो 80 से आप यहाँ पे रख दीजिए तो 1/2 40 पर डिग्री सेल्सियस आपको ये गामा की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा तो एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। बच्चों अच्छे से आपको इसको भी नोट कर लेना है ना, आपको ये अलग से थ्योरी में कहीं पर नोट कर लीजिएगा, तो वही समझाया गया है। तो इस पर भी कभी कभी सवाल रहता है, तो अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पर, द कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड व्हेन डिटरमाइंड यूजिंग टू डिफरेंट वेसल्स ए एंड बी आर गामा 1 एंड गामा 2, ठीक है। अपरेंट वाला केस कर रहा है, तो अपरेंट जब ए से निकाला तो गामा 1, बी से निकाला तो गामा 2। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ वेसल ए इज अल्फा, तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ वेसल बी, बी के लिए बताना है, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा था कि ऐसे केस में गामा अपरेंट क्या होता है, गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड, ठीक है। तो पहले केस के हिसाब से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए से जब हमने किया तो गामा अपरेंट की वैल्यू कहता है गामा 1 रखने को, गामा लिक्विड एज यूजुअल जो होगा सो होगा, और गामा सॉलिड मतलब वो वेसल के लिए तो बोलता है ए वाले के लिए लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा था तो हमें गामा चाहिए, तो 3 अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 अल्फा लिख दिया। इससे गामा लिक्विड निकाल के रख लो, गामा 1 प्लस 3 अल्फा। उसी तरह से बी कंटेनर के लिए बोला जब निकाले तो अपरेंट मिला गामा 2, तो गामा 2 इक्वल टू गामा लिक्विड माइनस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका हमको दूसरे वाले कंटेनर का अल्फा निकालना है तो हम उसको अल्फा डैश बोल रहे हैं, तो माइनस 3 अल्फा डैश कर दीजिएगा, है ना, गामा वेसल का तो 3 अल्फा डैश। तो यहाँ से फिर से गामा लिक्विड क्या आ गया, गामा 2 प्लस 3 अल्फा डैश। अब ये भी गामा एल, ये भी गामा एल, दोनों का RHS बराबर कर दीजिए, गामा 1 प्लस 3 अल्फा बराबर गामा 2 प्लस 3 अल्फा डैश, वो कर दिया। और उसके बाद 3 अल्फा डैश निकाल दिया, गामा 1 इधर आ जाएगा ये वाला, तो गामा 1 प्लस 3 अल्फा माइनस गामा 2, तो अल्फा डैश आ गया 1/3 टाइम्स गामा 1 प्लस 3 अल्फा माइनस गामा 2, आंसर हो गया, सीधा सीधा है। तो ये भी देखिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए ग्लास वेसल ऑफ वॉल्यूम V0 इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ ए लिक्विड,
तो कोई ग्लास वेसल है, कंप्लीटली फिल्ड किया हुआ है एंड इसका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, लिक्विड का भी और वेसल का भी। कहता है टेम्परेचर को रेज किया डेल्टा टी से, तो क्या होगा, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये पूछता है कि कौन सा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल ओवरफ्लो। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास को अल्फा जी लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को गामा एल लिखना है। ठीक है जी। तो ओवरफ्लो क्या निकलेगा, जितना लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ा माइनस जितना कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है ना। तो लिक्विड का कितना वॉल्यूम बढ़ा था, फार्मूला डेल्टा वी का लिख देंगे, गामा लिक्विड इनिशियल वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर, और कंटेनर का जितना वॉल्यूम चेंज होगा उसको लिख देंगे। तो उसका गामा सॉलिड, तो गामा सॉलिड की जगह अल्फा जी दिया हुआ है, तो 3 टाइम्स अल्फा जी कर दीजिए, गामा मिल जाएगा। तो 3 टाइम अल्फा जी हो गया, इनिशियल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर कर दिया। बस जो कॉमन था कॉमन कर लो, वी नॉट डेल्टा टी दोनों में था, कॉमन हो गया, गामा लिक्विड माइनस 3 अल्फा जी, सीधा सीधा ऐसे ही रह गया आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा और आप दिमाग लगाइए, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ए वर्टिकल कॉलम हुज डेंसिटी इज 50 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कोई वर्टिकल कॉलम है और उसका उस वक्त डेंसिटी है इतने का, ठीक है। लॉन्ग एट 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पर उसका कुछ हाइट होगा, वो बैलेंस करता है अनदर कॉलम ऑफ सेम लिक्विड जिसकी डेंसिटी इस बार कुछ अलग है, 60 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, इस बार डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन वो लंबाई कितनी उसकी ले रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस की लंबाई ले रहा है। ठीक है, तो कहता है कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो फिर फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का आपका मतलब कि एक तरह से गामा एल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्राई करें। देखिए बच्चों, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ कीजिए। कहता है कि 50 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी है एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की डेंसिटी एट 50 और 60 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 100, आगे दे दिया है 60 ग्राम एट 100 हो गया। अब डेंसिटी के लिए हमको पता है ये कि जो फाइनल डेंसिटी होती है वो इनिशियल डेंसिटी इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, इस फॉर्मूले को फॉलो करती है, पता है हमको। तो इसको यूज़ करिए, 60 इक्वल टू 50 1 माइनस गामा और डेल्टा थीटा, मतलब कितने का टेम्परेचर चेंज, 100 माइनस 50, तो 50 का। तो बस यहाँ से अब आप गामा सॉल्व कर लीजिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो 6 और ये 250 टाइम्स गामा, तो 250 टाइम्स गामा इधर आ गया, और ये 5 माइनस 6 मतलब माइनस, मतलब निगेटिव में आएगा ये, और निगेटिव में आना भी चाहिए। कारण देखिए, कहता है क्या कि 50 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, टेम्परेचर को राइज किया आपने 100 किया, टेम्परेचर बढ़ाया आपने, और डेंसिटी भी देखिए आपकी जहाँ कम होनी चाहिए थी वहाँ उल्टे बढ़ गई, तो ऐसे सब्सटेंस के लिए गामा क्या होगा, निगेटिव में ही होगा। एक तरह का एनामलस बिहेवियर हो गया ये। तो आपको यही आंसर करना है पर डिग्री सेल्सियस 1/250। ठीक है, सिंपल है। आगे देखिए, चलिए बच्चों यहाँ पर फटाफट देखते हैं इन दो सवालों को। इसमें देखिए बहुत सिंपल कहता है, इफ 2 rods of length L and 2L having coefficient of linear expansion alpha and 2 alpha, काफी कॉमन क्वेश्चन है। एक L लेंथ का है, उसका लीनियर कोफिशिएंट अल्फा हो गया, और एक 2L का है, उसका लेंथ 2L है और उसका कोफिशिएंट भी 2 अल्फा है। ठीक है, कहता है कि इनको हमने एक साथ इस तरह से अटैच कर दिया, तो बताना है कि इसका इक्विवेलेंट अल्फा क्या होगा, कंपोजिट रॉड का इक्विवेलेंट क्या होगा। मतलब ये हो गया कि अगर आप डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज करो, तो जो भी लेंथ इसमें होगी और डेल्टा L1 हो गया, उसकी वैल्यू क्या लिखिएगा, L अल्फा डेल्टा थीटा, और जो भी लेंथ यहाँ पर होगी उसकी वैल्यू भी लिख दीजिए, मतलब इनिशियल लेंथ, और फिर ये अल्फा वैल्यू जो कि 2 अल्फा है, और डेल्टा थीटा लिख दिया। ये दोनों मिला करके डेल्टा थीटा राइज करने पर अगर इतना इसमें भी हो गया, तो आप लिख कहेंगे ये इसका ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट हो गया। तो इसमें कितना का राइज हुआ, मतलब ये कहने का कि डेल्टा L इक्विवेलेंट जो होना चाहिए इसके लिए, दैट शुड बी सम ऑफ दिस टू। ठीक है, तभी कहलाएगा इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट किसके बराबर, इनिशियल लेंथ, फिर इसका अल्फा इक्विवेलेंट जो निकालना है हमको, और उतना ही टेम्परेचर राइज होना चाहिए जितना कि आपने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो डेल्टा थीटा से, तो डेल्टा थीटा से राइज कर दिया, उसके बाद इसको और इसको वहाँ जोड़ करके लिख दीजिए, है ना। ये हो गया था अपना 4 टाइम्स L अल्फा डेल्टा थीटा, ये 1 टाइम L अल्फा डेल्टा थीटा, दोनों मिला के 5 टाइम L अल्फा डेल्टा थीटा। तो अल्फा इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं वहाँ पे 5 L अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 3 L डेल्टा थीटा, है ना, और कैंसिल करोगे 5 अल्फा बाय 3 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है। और एक इस सवाल को जरा सा पढ़िए,
तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ क्रिस्टल इन वन डायरेक्शन इज अल्फा 1 एंड दैट इन अदर टू डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू इट इज अल्फा 2। कहता है एक डायरेक्शन में तो अल्फा 1 है, बाकी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अल्फा 2 है। तो क्रिस्टल्स में ऐसा ही होता है, अलग अलग डायरेक्शंस में उसके जो भी फिजिकल क्वांटिटी